चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और टॉपिक अपना जो चल रहा था वो चल रहा था अपना जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो हेडिंग लगाइए, जंतुओं के आर्थिक महत्व में अगली बात करेंगे आज। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, जंतुओं के आर्थिक महत्व। और जंतुओं के आर्थिक महत्व में कल सबसे पहले अपन ने पढ़ा सेरिकल्चर। और सेरिकल्चर क्या है? वैज्ञानिक तरीकों से रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद हमने बात की किसकी? एपीकल्चर की बात की, मधुमक्खी पालन की बात की। आज हम नंबर 3 बात करते हैं। हेडिंग लगाइए, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, और इसी को कहते हैं मछली पालन या पीसी कल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन या मछली पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन या मछली पालन की बात करते हैं। लिखिए सबसे पहली बात, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से मछलियों का पालन करना, वैज्ञानिक तरीकों से मछलियों का पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कहलाता है। वैज्ञानिक तरीकों से मछलियों का पालन करना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। क्लियर? यस, पीसी कल्चर क्या है? मछली पालन। मछली पालन क्या है? पीसी कल्चर। लिखिए आगे, उद्देश्य, मछली पालन का क्या उद्देश्य है? लिखो उद्देश्य, मछली को या मछलियों को, मछलियों को भोजन के रूप में, मछलियों को भोजन के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस कारण, इस कारण ही, इस कारण ही इनका पालन किया जाता है। इस कारण ही इनका पालन किया जाता है। मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, इस कारण ही इनका पालन किया जाता है। ओके, देखिए दो शब्द यहां पर आप लोगों को कई बार पूछ लेते हैं। एक शब्द तो है एक्वाकल्चर, ध्यान से सुनना, ये पूछा हुआ भी एलडीसी 2018 में। एक्वाकल्चर, एक शब्द तो क्या हो गया? एक्वाकल्चर। और एक शब्द होता है मित्रों हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। ये हाइड्रोपोनिक्स पूछा गया था एलडीसी 2018 में। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक्वाकल्चर क्या है? ये जो एक्वाकल्चर शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक शब्द तो क्या है? एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है जल। एक्वा शब्द किसके लिए काम में लेते हैं? जल के लिए काम में लेते हैं। एक शब्द क्या है? कल्चर। कल्चर का मतलब होता है दोस्तों संवर्धन करना, संवर्धन करना, बोले तो पालन करना। क्या करना? पालन करना। जीवों को पालन पोषण उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसे कल्चर कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। तो जल संवर्धन, क्या हो गया? जल संवर्धन। यहां पर हाइड्रोपोनिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हाइड्रो, और हाइड्रो शब्द भी किसके लिए उपयोग में लेते हैं? जल के लिए। एक्वा शब्द भी किसके लिए काम में लेते हैं? जल के लिए। हाइड्रो शब्द भी किसके लिए उपयोग लेते हैं? जल के लिए। और दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है? पोनिक्स। क्या है? पोनिक्स। और पोनिक्स का मतलब भी होता है कल्चर करना, संवर्धन करना या पालन करना। दोनों का अर्थ समान है, दोनों का अर्थ समान है। वो भी जल संवर्धन है, ये भी जल संवर्धन है। फिर दोनों में अंतर क्या है? देखो, इसमें भी जल संवर्धन एक्वाकल्चर, ये भी जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स। फिर इसका नाम भी एक्वाकल्चर क्यों नहीं हुआ, या इसका नाम भी हाइड्रोपोनिक्स क्यों नहीं हुआ? दोनों में अंतर ये है कि जो एक्वाकल्चर है, इस एक्वाकल्चर में जलीय जीवों का संवर्धन करते हैं। क्या करते हैं?
जलीय जीवों का, जैसे मछली जल में रहती है, स्थल पे रहती है, जल में रहती है। मछली जलीय जीव है, जल में रहने वाली जीव है, और उसका संवर्धन, उसका पालन पोषण, उसका कल्चर हम कहां पर करें? जल में ही करें। जलीय जीव का जल के अंदर ही संवर्धन करें, पालन पोषण करें, तो वो तो कहलाता है एक्वाकल्चर। कोई जीव ऐसा है जो जल में नहीं रहता, जल में नहीं रहता, लेकिन हमने उसका संवर्धन कहां कर दिया, उसका पालन पोषण कहां कर दिया? जल में कर दिया। जैसे पौधा कहां उगता है? मृदा में। हमने पौधे को मृदा से उखाड़ा और पानी के अंदर रख दिया। आजकल हो रही ना हाइड्रोपोनिक्स खेतियां, पानी के अंदर, जहां मृदा की आवश्यकता ही नहीं है, कि पौधे को जो भी पोषण चाहिए वो सारे के सारे पानी में उपलब्ध करवा दिए। तो हमने पौधे को मृदा से निकाला और जल के अंदर उसका संवर्धन कर दिया। जो पोषक तत्व पौधे को मृदा से मिल रहे थे वो सारे के सारे हमने किस में दे दिए? जल में दे दिए। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या कहेंगे? इसको तो हमने कहा कि जलीय जीवों का जल में संवर्धन, वो तो क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। और इसे कहेंगे जीवों का मृदा विहीन संवर्धन। पौधा मृदा का था, मृदा में संवर्धन होता है, मृदा में वो उगता है, लेकिन हमने मृदा से हटा के कहां रख दिया? पानी में रख दिया, जल में रख दिया। तो जीवों का मृदा विहीन संवर्धन, यानी हम संवर्धन तो कर रहे हैं लेकिन मृदा के अंदर नहीं कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? जल में कर रहे हैं। तो जीवों का मृदा विहीन संवर्धन तो कहलाता है क्या? हाइड्रोपोनिक्स। और जलीय जीवों का जल में संवर्धन क्या कहलाता है? एक्वाकल्चर। नोट करो, फिर इनके बारे में लिखवाता हूं अभी। एक बार तो ऐसे नोट कर लो, फिर इनकी पूरी परिभाषा लिखवा रहा हूं। हो गया? ओके, तो एक टर्म हो गई अपने पास एक्वाकल्चर और एक हो गई हाइड्रोपोनिक्स। एक्वाकल्चर में जल के जीवों का जल के अंदर ही संवर्धन करना होता है। हाइड्रोपोनिक्स में हम मृदा के जीवों का संवर्धन जल में करते हैं, यानी कह सकते हैं जीवों का मृदा के बिना संवर्धन या मृदा विहीन संवर्धन। क्लियर? ओके, चलिए इनकी परिभाषा लिखते हैं। लिखो एक्वाकल्चर, हेडिंग लगाएं एक्वाकल्चर। देखो, जलीय जीवों का, जलीय जीवों का, जलीय जीवों का जल में ही संवर्धन करना, जल में ही संवर्धन करना, जल में ही संवर्धन करना, जलीय जीवों का जल में ही संवर्धन करना एक्वाकल्चर कहलाता है। एक्वाकल्चर कहलाता है। जैसे जैसे किसी तालाब में, किसी तालाब या जलाशय में, एक्वेरियम में, किसी तालाब या जलाशय में, एक्वेरियम में मछलियों को पालना, मछलियों को पालना, मछलियों को पालना, ठीक है, क्या होता है? एक्वाकल्चर है। मछलियों को पालना क्या है? एक्वाकल्चर है। अगला लिखो हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स लिखिए जीवों का, जीवों का मृदा विहीन, सॉइललेस, जीवों का मृदा विहीन, ब्रैकेट में लिख सकते हो बिना मिट्टी के,
जीवों का मृदा विहीन संवर्धन, जीवों का मृदा विहीन संवर्धन, जीवों का मृदा विहीन संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स, जीवों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जीवों का मृदा विहीन संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। देखो जैसे जैसे पौधों को मृदा मृदा से हटाकर जल में संवर्धित करना, कल्चर करना, संवर्धित करना, पालना, पोषण करना। जैसे पौधों को मृदा से हटाकर जल में संवर्धन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। क्यों नहीं उग पाएंगे? उग पाएंगे, ठीक है, उग पाएंगे तो उसे सामान्य संवर्धन कहेंगे। ठीक है, यस। तो देखिए बात हमने किसकी की? आज हमने बात प्रारंभ की जंतुओं के आर्थिक महत्व में। तीसरे टॉपिक का नाम है मत्स्य पालन या मछली पालन। हमने कहा कि वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाते हुए मछलियों का पालन करना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। उद्देश्य क्या है मछली पालन का? तो मछलियों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, इस कारण ही इनका पालन किया जाता है। दो टर्म अपने सामने आई, एक शब्द आया अपने सामने एक्वाकल्चर। एक्वा का मतलब जल, कल्चर का मतलब संवर्धन, जलीय जीवों का जल में संवर्धन एक्वाकल्चर। एक शब्द है हमारे पास कौन? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो का मतलब जल है और पोनिक्स का मतलब संवर्धन है, यानी कि ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी जल में संवर्धन करेंगे, लेकिन किन का? ऐसे जीवों का जो मृदा के हैं उनको मृदा से हटा के और जल में जिनका संवर्धन करते हैं। तो जीवों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्लियर? ओके, अब आगे चलिए। हमने कहा कि मछली पालन का उद्देश्य मछलियों को भोजन के रूप में खाना है। तो प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है, या फिर प्रश्न पूछ सकता है भारत का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है और किस स्थान के लोग ज्यादा मछली को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो तीनों ही बातों पर प्रश्न बनते हैं, तो डैश लगाकर लिखिए। पहली बात लिखो, मछली उत्पादन में मछली उत्पादन में देखो मैं तीनों लिखा देता हूं ना, ऐसे करके लिख लो। प्रथम स्थान है चीन वालों का। उल्टी सीधी चीजों में इन्हीं का पहला स्थान होता है। ठीक है, दूसरा स्थान दूसरे पायदान पे है भारत। ठीक है, रेशम में भी कौन से स्थान पे था? दूसरे पे। और तीसरा जो स्थान है, तीसरा स्थान, इस तीसरे स्थान पर है ब्राजील। तीसरे स्थान पर कौन है? ब्राजील मछली उत्पादन में तीसरे पायदान पे है। ठीक है, यस। नीचे डैश लगा के लिखो, भारत में अब वो पूछे भारत में कहां पे, तो लिखो भारत में सर्वाधिक वही आ रहा हूं। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन या मछली पालन, पालन होगा, वही उत्पादन होगा। अंडरस्टूड बात है? ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मछलियों को भोजन के रूप में खाया जाता है। तो नीचे डैश लगा के लिखो,
पश्चिम बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग मछलियों का उपयोग, मछलियों का उपयोग, मछलियों का उपयोग भोजन के रूप में सर्वाधिक करते हैं, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में सर्वाधिक करते हैं, भोजन के रूप में सर्वाधिक करते हैं। तो भारत में प्रथम स्थान अगर पूछे मछली उत्पादन में पीसी कल्चर में पहले पायदान पे कौन है, तो चीन है। दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है। और तीसरे स्थान पर मित्रों ब्राजील। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो मछली उत्पादन है कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और पश्चिम बंगाल के लोग ही सबसे ज्यादा मछली को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अगली बात लिखिए, वर्ग, मछली का वर्ग। और मछली के वर्ग का नाम है पीसीज। क्या नाम है, पीसीज। मछली के वर्ग का नाम क्या है, पीसीज। जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ना, संघ, गण, वर्ग, जाति, वंश, जाति, ऐसे, तो इसके वर्ग का नाम है पीसीज। अब पीसीज में नोट लगा के लिखो, जो जीव, जो जीव पीसीज वर्ग में, पीसीज वर्ग में वर्गीकृत, पीसीज वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं, वे मछलियां हैं, वे मछलियां हैं। अब आपको साहब ये बात लिखने की कहां जरूरत पड़ गई थी, आपने पहले लिख दिया कि इनका वर्ग पीसीज है, तो जो इस वर्ग में होंगे वही मछलियां होंगी। तो ये मैंने ये बात स्पेशल क्यों लिखी है, दोबारा आपको पॉइंट करने के लिए, कि जो जीव पीसीज वर्ग में रखे गए हैं, वर्गीकृत किए गए, क्लासिफाइड किए गए, वही मछलियां हैं। उनके अलावा कोई जीव है वो क्या नहीं है, मछलियां नहीं है। जो किसका मेंबर नहीं है, जो क्लास पीसीज का सदस्य नहीं है। जिस जीव का वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एच वही टेकर। एच वही टेकर साहब ने ये कहा कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने जीव हैं उनको मैं 5 जगतों में बांट देता हूं। उसी को कहते हैं जीवों की पंच जगत संकल्पना। क्या कहते हैं, पंच जगत संकल्पना। उन्होंने सारे जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया 5 भागों में बांटा। एनिमेलिया में अपन आते हैं, प्लांटी में आते हैं पौधे। उसके बाद उन्होंने प्रत्येक जो जगत था उसको अलग अलग वर्गों में, संघों में, फिर वर्गों में, फिर गणों में, फिर वंश में और फिर जाति में बांटा। तो कई बार आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो जाति। कौन है, जैसे हमने कहा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, होमो वंशे सेपियंस क्या है, जाति है। वो कहे कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, जाति को कहते हैं। किसी भी जीव की जो जाति होती है उसके बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लास्ट क्लासिफिकेशन कहाँ के रुक जाता है, जाति पर आकर रुक जाता है। इसलिए कहते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन है, जाति है। ठीक है, अब ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि यहां मैं कुछ लिख रहा हूं फैक्ट लगा के। फैक्ट्स, तारा मछली, तारा मछली, जेलीफिश, जेलीफिश, ठीक है, तारा मछली, जेलीफिश और दरियाई घोड़ा, वह दरियाई घोड़ा, वह दरियाई घोड़ा आदि, आदि वास्तविक, आदि वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। आदि क्या नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। तारा के आगे मछली जुड़ा हुआ है, जेली के आगे फिश जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मछली नहीं है। वो आपसे कहे तारा मछली तो आप कहो हाँ जी मछली है, तो तारा मछली क्या नहीं है, मछली नहीं है। नोट कर लो इसको फटाक से। यस, ठीक है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए, आपको प्रश्न पूछा जाए कि तारा मछली, तो आप कहेंगे तारा मछली मछली नहीं है, फिश नहीं है। हिप्पोकैम्पस, पोटेमस नहीं, कैंपस। हिप्पोकैम्पस, और इसे धरती का राडार भी कहते हैं, धरती का राडार।
राडार क्या होती है? मशीन होती है राडार। राडार रेज छोड़ते हैं तो वो गहराई का पता बताने वाली मशीन का नाम राडार है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, समुद्र में बहुत ज्यादा गहराई तक जाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको धरती का राडार कहते हैं। 2014-15 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा, निम्न में से किसे धरती का राडार कहते हैं? हिप्पोकैम्पस को, दरियाई घोड़े को। देखो, ये भी पानी में रहती है, ये भी पानी में रहती है, ये भी पानी में रहता है। इनके आगे तो दोनों के आगे स्पष्ट रूप से मछली और फिश लिखा हुआ है, लेकिन ये मछली नहीं है। वो कहेगा निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? तारा मछली मछली नहीं है, जेलीफिश फिश नहीं है। ठीक है, नाम जरूर इनका फिश है, लेकिन ये वास्तव में मछली नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि मछलियां तो केवल वही होती हैं जो वर्ग पिसीज में होती है, ये वर्ग पिसीज में होती नहीं है, तो इनका तो संघ ही अलग है, इकाइनोडर्मेटा संघ की मेंबर है ये तो। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि फिर वास्तविक मछलियां कौन है। ठीक है, तो यहां चर्चा करते हैं वास्तविक मछलियों की। लिखिए वास्तविक मछलियां। वास्तविक मछलियां वास्तविक मछलियों की बात करें तो वास्तविक मछलियों में एक तो है लेबियो, लेबियो नामक मछली। एक मछली का नाम है कतला कतला, कतला कतला। एक मछली का नाम है स्कोलियोडोन, स्कोलियोडोन। एक मछली का नाम है टोरपीडो, टोरपीडो। एक मछली का नाम है गेम्बूसिया, गेम्बूसिया। बस इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछता है एग्जाम में। एक तो कौन हो गई? लेबियो, एक हो गई कतला कतला, एक हो गई स्कोलियोडोन, एक का नाम हो गया टोरपीडो, और एक का नाम हो गया गेम्बूसिया। एक का नाम हो गया गेम्बूसिया, नोट कर लीजिए। क्या? लेबियो, लेबियो, कतला कतला, कतला कतला ही बोलते हैं, स्कोलियोडोन को स्कोलियोडोन ही बोलते हैं, नाम है उसका। वैज्ञानिकों ने नाम निकाला है, मैंने थोड़ी निकाला है। ठीक है, हाँ इनके बारे में अभी बताऊंगा एक एक ऐसे कोई चीजें जो एग्जाम में पूछता है। तो ये सारी की सारी क्या है? वास्तविक मछलियां, यानी ओरिजिनल में ये मछलियां वर्ग पीसीज की ये सभी मेंबर हैं। अब लेबियो की बात करते हैं सबसे पहले। लेबियो, तो लेबियो के बारे में एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो लिखो यह भारतीय कॉर्प, इंडियन कॉर्प, यह भारतीय कॉर्प कहलाती है, कॉर्प कहलाती है, कॉर्प बोलते हैं इसको ना। वो सीधा पूछेगा इंडियन कॉर्प, याद रख लेना इतनी सी बात तो, कि निम्न में से किस मछली को इंडियन कॉर्प कहते हैं? लेबियो को। अगला लिखें कतला कतला, कतला कतला। इसमें लिखेंगे यह सबसे बड़ी, यह सबसे बड़ी भारतीय कॉर्प है, इंडियन कॉर्प है, भारतीय कॉर्प है। ओनली भारतीय कॉर्प पूछे, इंडियन कॉर्प पूछे, लेबियो नामक मछली सबसे बड़ी। ये फसल के रूप में इनको उपयोग लिया जाता है, छोटी छोटी होती है तब, इसलिए ये शब्द काम में लेते हैं। और या फिर आपसे कहे कि सबसे बड़ी भारतीय कॉर्प, तो सबसे बड़ी भारतीय कॉर्प कौन है? कतला कतला। अगला लिखो स्कोलियोडोन, 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 और डैश लगा के लिखेंगे इसे, इसे डॉग फिश, कुत्ता मछली, इसे डॉग फिश बोले तो कुत्ता मछली कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें कुत्ते के समान, कुत्ते के समान सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता
पाई जाती है। ठीक है, स्मेलिंग कैपेसिटी होती है इसमें। जिस प्रकार कुत्ता एक बार किसी चीज को सूंघ लेता है तो उसको वो पता रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटी किसमें पाई जाती है, स्कोलियोडोन में पाई जाती है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं, कुत्ता मछली कहते हैं। क्लियर। अगला कौन है, टॉर्पीडो। अगला है टॉर्पीडो। चलो यस, नेक्स्ट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो दोस्तों, ये जो टॉर्पीडो मछली होती है ये करंट उत्पन्न करती है। जब ये फुदकती है, चलती है, तो करंट निकलता है इससे, इसलिए इसको विद्युत मीन कहते हैं। लिखो इसे विद्युत मीन, इसे विद्युत मीन, मीन यानी मछली, या इलेक्ट्रिक ईल, या इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं, इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं, इसे विद्युत मीन या इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। तो जब ये फुदकती है तो करंट उत्पन्न करती है, और एक बार में इतना करंट उत्पन्न करती है कि एक आदमी मर सकता है झटका खा के। इसे विद्युत मीन या इलेक्ट्रिक ईल कहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर, पानी के अंदर करंट उत्पन्न करती है। ठीक है, तो मोस्टली ये जहाँ रहती है सारे बाकी जीव मर जाते हैं, तो ये जहाँ रहती है वहाँ बाकी जीव आते ही नहीं है। ठीक है, लिखो गेम्बूसिया, गेम्बूसिया, गेम्बूसिया। अगली मछली का नाम है मित्रों गेम्बूसिया। अगला है गेम्बूसिया। लिखो यह मछली, यह मछली मलेरिया का, यह मछली मलेरिया का जैविक नियंत्रण करती है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण करती है। यह मछली क्या करती है, मलेरिया का जैविक नियंत्रण करती है। देखो ये नियंत्रण वाला मामला क्या है, इधर देखेंगे एक बार। एक होता है रासायनिक यानी केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, एक शब्द तो ये होता है नियंत्रण में। अगर हम किसी भी जीव का या किसी का कंट्रोल किससे कर रहे हैं, केमिकल से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मच्छर ज़्यादा हो गए, मच्छरों का प्रकोप हो गया, नगर पालिका क्या करेगी, ठीक है, कुछ वो फॉग डालेगी, है ना, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ रसायन जो है वो मशीन के द्वारा डालेगी। एक बड़ी सारी गन मशीन आती है उससे। तो हमने रसायन डाल के किसी पर कंट्रोल किया है, रासायनिक कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। एक होता है भौतिक नियंत्रण, भौतिक या इसी को हम कह देते हैं यांत्रिक नियंत्रण। कौन सा, यांत्रिक नियंत्रण। यांत्रिक नियंत्रण का मतलब हो गया कि हमने कोई यंत्र काम लेके, जैसे वही मच्छर, उन्हीं मच्छरों पर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमने उन पर रसायन पदार्थ का छिड़काव नहीं किया। हमने खुद ने क्या किया, मार्केट गए और एक मच्छरदानी खरीद के ले आए और उसको ओढ़ के सो गए। हमने क्या किया, कंट्रोल ही तो किया कि मच्छर हमारे तक नहीं आना चाहिए, कंट्रोल किया। हमने रसायन नहीं डाला, हमने कोई यंत्र उपयोग में लिया, कोई जाल बना लिया, ठीक है, कोई वस्तु उपयोग में ली, तो वो कहलाता है यांत्रिक नियंत्रण। या फिर किसी का नियंत्रण कोई कौन करे, जीव। अगर जीव नियंत्रण करता है तो उसे कहते हैं जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब जैविक नियंत्रण में हम उदाहरण यहाँ पर क्या दे रहे हैं, जैविक नियंत्रण में हमने कहा कि जो गेम्बूसिया मछली है ये मलेरिया रोग का जैविक नियंत्रण करती है। कैसे, गेम्बूसिया पानी में रहती है, जैसे ये गेम्बूसिया ये पानी है, और इस पानी में तो रहती है कौन, गेम्बूसिया मछली। ठीक है, पानी में तो कौन है, गेम्बूसिया मछली है। और इसी पानी के अंदर है मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम लार्वा। ये हैं प्लाज्मोडियम लार्वा, प्रोटोजोआ के लार्वा होते हैं, ये प्रोटोजोआ के लार्वा होते हैं जिन्हें कहते हैं प्लाज्मोडियम लार्वा। ये प्लाज्मोडियम लार्वा क्या फैलाते हैं, मलेरिया। ये क्या फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। कोई मच्छर आएगा, मच्छर के साथ चले जाएंगे, मच्छर हमें काटेगा या हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, मलेरिया हो गया। लेकिन ये जो गेम्बूसिया है, ये जो गेम्बूसिया मछली है दोस्तों, ये क्या कर रही है, पानी में रहते हुए इनका भक्षण कर रही है, खा गई इनको। जब इनको खा गई, इनका भक्षण कर गई, तो प्लाज्मोडियम लार्वा ही नहीं है, तो प्लाज्मोडियम लार्वा ही नहीं है तो मलेरिया होगा क्या,
नहीं होगा। तो मलेरिया पर नियंत्रण हो गया, मलेरिया पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। किसने किया, गैम्बूसिया मछली ने। तो कहेगा कि गैम्बूसिया, अगर पर्सन यूं भी कह दे कि गैम्बूसिया मलेरिया का जैविक नियंत्रण करती है, कैसे, तो हम कहेंगे यह मलेरिया के लार्वा प्लाज्मोडियम का भक्षण करे जाती है। अब प्लाज्मोडियम को ही खा गई तो फिर जो मलेरिया फैलाने वाला है वो ही नहीं रहा, तो मलेरिया फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा। क्या हो गया, कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल किसने किया, किसी जीव ने, इसलिए कैसा नियंत्रण बोलेंगे, जैविक नियंत्रण बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए यह मछली मलेरिया का जैविक नियंत्रण करती है, अर्थात अर्थात यह अर्थात यह मलेरिया के लार्वा, मलेरिया के लार्वा, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का, मलेरिया के लार्वा प्लाज्मोडियम का भक्षण कर जाती है, फैगस कर जाती है, फैगस भक्षण कर जाती है। भक्षण कर जाती है। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनमें श्वसन किससे होता है मछलियों में, तो लिखो श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, श्वसनांग यानी श्वसन अंग, श्वसन अंग होते हैं गलफड़े, गिल्स, गलफड़े, गिल्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं, गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। अगली बात लिखेंगे, हृदय, हार्ट, बताया था कितने कक्षक, दो, बाई चैम्बर्ड होता है। लिखो इनका हृदय यानी कि मछलियों का, मछलियों का हार्ट, मछलियों का हार्ट, हृदय द्विकोष्ठकी, द्विकोष्ठकी होता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठकी, बाई चैम्बर्ड होता है। ठीक है, कैसे, जैसे मनुष्य का हृदय देखें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। मेंढक का हृदय देखें तो उसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद ऊपर वाले और 1 निलय। और मछलियों का हृदय देखें तो उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी 1 आलिंद और 1 निलय। बात क्लियर। ये प्रश्न पूछा है 2018 का राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर, अगर आप में से किसी ने दिया तो वहां पर ये प्रश्न पूछा था, निम्न में से किन जीवों का हृदय द्विकोष्ठकी होता है। तो द्विकोष्ठकी किसका होता है, मछलियों का होता है। किसका होता है, मछलियों का। नोट करें, हो गया, मछलियों का हृदय द्विकोष्ठकी होता है। नेक्स्ट, आगे चलिए, अगली बात लिखिए दोस्तों, मछलियों के यकृत में या मछलियों के यकृत के तेल में, मछलियों के यकृत यानी लिवर, मछलियों के यकृत के तेल में, इनके लिवर का ऑयल निकालें तो उस यकृत के तेल में विटामिन ए व डी प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए व डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। 18 की भर्ती कांस्टेबल की अगला प्रश्न यही था, दोनों ही लाइन लगातार 2 प्रश्नों में उठाई। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए व डी क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। यस, नेक्स्ट, आगे लिखिए, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन में वृद्धि हेतु, मछली उत्पादन में वृद्धि हेतु नीली क्रांति, ब्लू रिवोलेंट, ब्लू रिवोलेंट, नीली क्रांति चलाई गई, चलाई गई, नीली क्रांति चलाई गई। एक और लिख दो, झींगा मछली,
झींगा मछली के उत्पादन में, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि हेतु, झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि हेतु गुलाबी क्रांति, वृद्धि हेतु गुलाबी क्रांति चलाई गई। झींगा क्या, हाँ, प्रॉन। हो गया, यस। अब एक लास्ट बात लिखे, फिश मील। फिश मील, मील यानी भोजन, मत्स्य भोजन, फिश मील, फिश मील। फिश मील देखिए क्या होता है। मछलियों के शरीर के वो भाग जो मनुष्य द्वारा नहीं खाए जाते हैं, मछलियों के शरीर के वे भाग जो मनुष्य द्वारा नहीं खाए जाते हैं, उन भागों को मुर्गियों को खिलाने के लिए काम में लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, फिश मील कहते हैं। तो लिखो, मछली के शरीर के, मछली के शरीर के वे भाग जो मनुष्य द्वारा, जो मनुष्य द्वारा नहीं खाए जाते हैं, मनुष्य द्वारा नहीं खाए जाते हैं, फिश मील नहीं खाए जाते हैं, जबकि इनको मुर्गियों के भोजन के रूप में, जबकि इनको मुर्गियों के भोजन के रूप में या मुर्गियों के दाने के रूप में, मुर्गियों के भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो इसे ही फिश मील कहते हैं, मत्स्य भोजन। तो इसे ही फिश मील कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फिश मील कहते हैं। तो मछलियों के शरीर का वह भाग जो मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता क्या कहलाता है, फिश मील कहलाता है। रिपीट करते हैं। देखिए दोस्तों, बात की अपन ने आज जंतुओं के आर्थिक महत्व में अगले बिंदु की, अगला बिंदु था तीसरे नंबर का बिंदु, जिसका नाम है मत्स्य पालन, बोले तो मछली पालन। वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाते हुए यदि हम मछलियों का पालन करते हैं तो इसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। उद्देश्य क्या है मछली पालन का, मछली को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका पालन किया जाता है, क्योंकि लोग पालन करेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे तो अर्थ कमाएंगे, अर्थ कमाएंगे तो आर्थिक महत्व हो गया। ओके, फिर एक शब्द हमने पढ़ा एक्वाकल्चर, फिर एक शब्द पढ़ा हाइड्रोपोनिक्स। एक्वाकल्चर तो क्या था, जलीय जीव, ऐसे जीव जो जल के जीव हैं, जल में ही रहते हैं और उनका जल में ही संवर्धन करें। मछली को इस तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में उसका पालन पोषण करें, तो जलीय जीव का जल के अंदर ही संवर्धन करना, पालन करना, पोषण करना तो एक्वाकल्चर कहलाता है। एक शब्द है हाइड्रोपोनिक्स, जीवों का मृदा विहीन संवर्धन, बिना मिट्टी के, पौधा है मृदा में लगा हुआ है, मृदा से हटाया और उसका जल में संवर्धन कर दिया, जल में पालन पोषण कर दिया, वो कहलाएगा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जैसे पौधों को मृदा से हटाकर जल में संवर्धित करना। इसके बाद हमने बात की कि मछलियों के उत्पादन में जो पहला स्थान है विश्व में वो किसका है, चीन का है। मछली उत्पादन में दूसरे पायदान पे कौन है, भारत है। और मछली उत्पादन में तीसरे पायदान पर किसका नाम है, ब्राजील का नाम है। भारत में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहां पर, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के लोग ही मछली का उपयोग भोजन के रूप में सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि पिसीज जो है, मछलियां जो हैं, जब इनका वर्गीकरण किया गया तो किस वर्ग में रखी गई, पिसीज वर्ग में रखी गई। और जो जीव पिसीज वर्ग के अंदर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, बांटा गया है, वही क्या कहलाएगा, मछली कहलाएगा। क्यों, क्योंकि तारा मछली के आगे मछली लगाए, जेलीफिश के आगे फिश लगाए, लेकिन ये दोनों ही क्या नहीं है, मछली नहीं है। दरियाई घोड़ा भी जल में रहता है लेकिन मछली नहीं है। दरियाई घोड़े को हिप्पोकैम्पस कहते हैं और इसी को कहते हैं धरती का राडार। क्या कहते हैं, धरती का राडार। तो तारा मछली, जेलीफिश और दरियाई घोड़ा वास्तविक मछली नहीं है, इनके आगे मछली शब्द जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ग पिसीज की सदस्य नहीं है, और पिसीज की सदस्य नहीं है इसलिए ये मछलियां नहीं है।
नेक्स्ट, वास्तविक मछलियों की बात की कि फिर कौन कौन सी मछलियां हैं जो वास्तविक मछलियां हैं, तो हमने कहा लेबियो है, हमने कहा कतला कतला है, हमने कहा स्कोलियोडोन है, हमने कहा टोरपीडो है और गैम्बूसिया है। सबसे पहले लेबियो के बारे में बात की तो इसके बारे में एक बात चर्चित है कि इसे इंडियन कॉर्प के नाम से जाना जाता है, लेकिन यही इंडियन कॉर्प के लिए सबसे बड़ी इंडियन कॉर्प पूछ ले, सबसे बड़ी भारतीय कॉर्प किसे कहते हैं, तो नाम बदल के हो जाता है कतला कतला का। एक रोहू भी मछली होती है, ठीक है। स्कोलियोडोन, इसे डॉग फिश कहते हैं, कुत्ता मछली कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मछली में कुत्ते के समान सूंघने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद हमने बात की टोरपीडो की, तो टोरपीडो को कहते हैं विद्युत मीन। क्या कहते हैं, विद्युत मीन कहते हैं। जब फुदकती है तो करंट उत्पन्न करती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। फिर हमने कहा गेम्बूशिया, तो यह मछली मलेरिया का जैविक नियंत्रण करने वाली मछली है। कैसे, यह मलेरिया के लार्वा प्लाज्मोडियम को खा जाती है। जिस पानी में ये रहती है उसी पानी में अगर प्लाज्मोडियम आते हैं तो उन प्लाज्मोडियम का ये भक्षण कर जाती है। जब प्लाज्मोडियम ही खत्म हो गया तो मलेरिया ही नहीं होगा, इसलिए मलेरिया का हो गया नियंत्रण। किसी भी जीव का नियंत्रण रसायनों से करते हैं तो क्या कहलाएगा, रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल कहलाएगा। किसी जीव का नियंत्रण यंत्रों से करते हैं, ठीक है, मोस्टली जैसे जाल लगा के, ओके, तो वो यांत्रिक नियंत्रण। और अगर किसी का नियंत्रण जीव के द्वारा किया जाता है तो जैविक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। फिर हमने बात की कि मछली में श्वसनांग कौन है, गलफड़े हैं, गिल्स हैं, जिनकी सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ये उपयोग करती है। देन हमने बात की कि मछली का हृदय कैसा है, तो मछली का हृदय द्विकोष्ठकीय है, इसमें दो ही कोष्ठक होते हैं, एक आलिंद और एक निलय। तीन किस्में होते हैं, मेंढक में दो आलिंद एक निलय। चार चैम्बर किस्में होते हैं, मनुष्य में दो आलिंद दो निलय। आफ्टर देन अपन ने बात की दोस्तों कि मछलियों का जो यकृत होता है, फिश का जो लीवर होता है, इस लीवर के ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर मछली के उत्पादन में वृद्धि करने की सोची गई तो एक क्रांति चलाई गई जिसका नाम रखा ब्लू रियोलेंट, नीली क्रांति। फिर एक और मछली है जिसको खाते हैं, झींगा मछली, प्रॉन, इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई गुलाबी क्रांति। और आखिरी में हमने बात की कि फिश मील क्या होता है, तो मछलियों के शरीर के वे भाग जो मनुष्य के द्वारा नहीं खाए जाते, जो मुर्गियों को खिलाने के काम में लिए जाते हैं, क्या कहलाता है, फिश मील कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी तरीके की नहीं है, तो आगे चले अगला, नेक्स्ट नंबर 4। आर्थिक महत्व में बिंदु संख्या 4 पर हम चर्चा करने वाले हैं, और बिंदु संख्या जो 4 है वो है मुर्गी पालन। क्या है, मुर्गी पालन। हेडिंग लगाइए दोस्तों, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन की बात करते हैं। लिखो, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गियों का पालन करना, वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गियों का पालन करना, मुर्गियों का पालन करना, वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गियों का पालन करना पोल्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल्ट्री, पोल्ट्री कहलाता है। मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन भी कहते हैं। अगली बात लिखें, इसे कुक्कुट पालन, इसे कुक्कुट पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन कह दो, पोल्ट्री कह दो, मुर्गी पालन कह दो, एक ही बात है। मुर्गा पालन क्यों नहीं करते, कभी सुना है इसे, मुर्गा पालन नहीं सुना ना। हमेशा उन्हीं जीवों का कल्चर किया जाता है, उन्हीं जीवों का संवर्धन किया जाता है, उन्हीं जीवों का पालन किया जाता है जो अपनी संख्या में आगे वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो जीवों की उत्पत्ति मुर्गी करेगी, मुर्गा थोड़ी करेगा। यस, तो लिखो कुक्कुट पालन, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य लिखो क्या है, क्या उद्देश्य, तो मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है, मांस की प्राप्ति, मांस व अंडों की प्राप्ति, मांस व अंडों की प्राप्ति हेतु, मांस और अंडों की प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है, मुर्गियों का पालन किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि ऐसी मुर्गियां जो अच्छा मांस देती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो उन्हें कहते हैं ब्रायलर। क्या कहते हैं, सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां कहलाती हैं
ब्रायलर, तो लिखो अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां, अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां, अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां, अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां ब्रायलर कहलाती हैं। ब्रायलर, ब्रायलर कहलाती हैं। अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ब्रायलर कहलाती हैं। अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ब्रायलर कहलाती हैं। नीचे डैश लगा के लिखिए दोस्तों, नीचे डैश लगा के लिखिए। मांस उत्पादन में वृद्धि, मांस उत्पादन में, मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु, वृद्धि हेतु लाल क्रांति का उदय हुआ, लाल क्रांति का उदय हुआ। मांस उत्पादन में वृद्धि हेतु लाल क्रांति का उदय हुआ। ठीक है, ये जो लाल क्रांति है ना, रेड रिवोलेंट, ये टमाटर उत्पादन से भी संबंधित है। लिख लो, टमाटर उत्पादन से संबंध, यही क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से संबंधित है। क्या लिखा भाई? लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगला लिखो, नेक्स्ट। अंडे उत्पादन में, अंडे उत्पादन में, अंडे उत्पादन में वृद्धि हेतु, अंडे उत्पादन में वृद्धि हेतु रजत क्रांति का उदय हुआ। रजत क्रांति, रजत क्रांति का उदय हुआ। रजत क्रांति का क्या हुआ? उदय हुआ। वो पूछेगा अंडों से संबंधित क्रांति रजत क्रांति, मांस व टमाटर से संबंधित क्रांति लाल क्रांति। अंडे उत्पादन में वृद्धि हेतु रजत क्रांति का उदय हुआ। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि राजस्थान में क्या स्थिति है। तो लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन, सर्वाधिक मुर्गी पालन बोलो कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर। सर्वाधिक मुर्गी पालन किशनगढ़ अजमेर में। अगला लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक अंडे उत्पादन, सर्वाधिक अंडे उत्पादन, तो सर्वाधिक अंडे उत्पादन भी कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर। और इतने ज़्यादा अंडे उत्पादन होते हैं कि इसको अंडों की टोकरी कहते हैं। लिखो, अजमेर को, अजमेर को अंडों की टोकरी, अजमेर को अंडों की टोकरी कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में देसी मुर्गियां, देसी नस्ल की, देसी नस्ल की मुर्गियां सर्वाधिक हैं बांसवाड़ा में, और इसके बाद है प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। राजस्थान में देसी नस्ल की सबसे ज्यादा मुर्गियां कहाँ हैं? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। अगला लिखिए, राजस्थान में, राजस्थान में जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे, तो माउंट आबू,
माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में जंगली मुर्गे कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में। लिखो मुर्गी की प्रजातियां, मुर्गी की प्रजातियां, मुर्गी की प्रजातियां। ब्रह्मा, ब्रह्मा, काराकांत, घेगस, घेगस, चिटगांव, चिटगांव व लेग हॉर्न, लेग हॉर्न, लेग हॉर्न। लेग हॉर्न जानते हो ना, सिर पे टोपी सी होती है उसके, ऐसी ऐसी मुर्गी नहीं देखे? वो कलंगी वाली है ना, लेगॉन। ये कुक फाइट के लिए फेमस है। ये लेगॉन सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, लिख दो चाहे चाहो तो। लेग हॉर्न सबसे सबसे प्रसिद्ध नस्ल है जो कुक फाइट के लिए प्रसिद्ध है ना। कई लोग करते हैं ना, मुर्गियों को लड़ाते हैं आपस में, इलीगल होता है ये, जानवरों को लड़ा नहीं सकते। लेगॉन सबसे प्रसिद्ध नस्ल है जो कुक फाइट के लिए प्रसिद्ध है। नोट करें आप फटाफट, आ रहा हूं। हो गया? यस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मुर्गियों में होने वाले सामान्य रोग। लिखो, मुर्गियों में, मुर्गियों में होने वाले, मुर्गियों में होने वाले सामान्य रोग। देखो सामान्यतः मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। तो मुर्गियों में सामान्य होने वाले रोगों में एक तो है रानीखेत, रानीखेत। एक तो कौन सा है? रानीखेत। एक है दोस्तों फाउल कोलेरा, फाउल कोलेरा। एक तो रानीखेत, एक है फाउल कोलेरा और एक है फाउल फॉक्स, फाउल फॉक्स, फाउल फॉक्स। रानीखेत और फाउल कोलेरा ये दो महत्वपूर्ण है, उनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रानीखेत। हाँ होता है, सामान्य शब्द बोला है मैंने, वो रोगों में पढ़ेंगे अपन।
जनरली जैसे मैं कहूँ कि मनुष्य में सामान्य रोग कौन है, जुकाम, कभी भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही रानीखेत है। फाउल कोलेरा, कोलेरा यानी हेजा होता है ना, हेजा, वो। ओके, यस। तो ये था अपना पोल्ट्री। तो वैज्ञानिक तरीकों से मुर्गियों का पालन करना क्या कहलाता है, पोल्ट्री कहलाता है दोस्तों। इसे कुक्कुट पालन भी कहते हैं। उद्देश्य क्या है, मांस और अंडे की प्राप्ति। अच्छा मांस देने वाली मुर्गियां ब्रायलर कहलाती हैं। मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए क्रांति, और इसी लाल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर उत्पादन से। अंडे उत्पादन से संबंधित क्रांति रजत क्रांति है। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक अंडे उत्पादन, किसे अंडों की टोकरी कहते हैं, अजमेर को। राजस्थान में देसी नस्ल की मुर्गियां कहाँ पे हैं, यस, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। और राजस्थान में जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही में। और मुर्गी की प्रजातियां कौन सी, ब्रह्मा, काराकांत, गैगस, चिटगांव, लेगॉर्न। ये लेगॉर्न सबसे क्या है, प्रसिद्ध प्रजाति है। ये कुक फाइट के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। क्लियर। तो ये हो गया अपना मुर्गी पालन। और उसमें हमने लास्ट में बात की किसकी, कि मुर्गियों में होने वाले सामान्य रोग कौन से, रानीखेत, फाउल कोलेरा और फाउल फॉक्स। क्लियर, कोई दिक्कत है, ओके, धन्यवाद।